आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की पाठ 3 जल संसाधन। प्रकृति में जल से ही जीवन संभव है। जल के कारण ही मानव सहित समस्त जीव जंतुओं के क्रियाकलाप संपादित होते हैं। जल का उपयोग पेयजल, घरेलू उपयोग, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, नौकायन, मनोरंजन, उद्योग आदि कार्यों में किया जाता है। जल के वे स्रोत जो मानव के लिए उपयोगी हो या जिनके उपयोग की संभावना हो को जल संसाधन कहते हैं। राजस्थान के मुख्य जल स्रोतों में झीलें, नदियाँ और उन पर बने बांध व नहरें, तालाब, कुएं व नलकूप आदि हैं। आइए हम इस अध्याय में राजस्थान के जल संसाधनों एवं अपवाह तंत्र का विस्तार से अध्ययन करते हैं। अपवाह तंत्र किसी मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहते हैं। यह धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना से प्रभावित होती है। हम जानते हैं कि जल का सामान्य स्वभाव है ढाल की ओर बहना। विद्वानों के अनुसार यह माना जाता है कि आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व सतलज, यमुना और प्राग ऐतिहासिक कालीन सरस्वती नदी राजस्थान से होकर बहती हुई गुजरात में भरूच के पास अरब सागर में गिरती थी, लेकिन भूगर्भिक हलचल और जलवायु परिवर्तन के कारण वैदिक संस्कृति की पोषक यह सरस्वती नदी लुप्त हो गई। क्या आप जानते हैं, ऐसी छोटी नदियां जो अपने क्षेत्र का जल आगे ले जाकर बड़ी नदियों में उड़ेलती हैं, उन्हें सहायक नदियां कहा जाता है। जल विभाजक रेखा दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित करती है उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। जैसे राजस्थान में अरावली पर्वत। राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र और आंतरिक अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाने वाली चंबल, काली सिंध, पार्वती, बनास, बेड़च एवं इनकी सहायक नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहते हैं। अरब सागर का अपवाह तंत्र अरावली पर्वत से दक्षिण पश्चिमी भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास एवं इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अपवाह तंत्र कहते हैं। आंतरिक अपवाह तंत्र ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाए या किसी झील में मिल जाए उसे आंतरिक या भूमिगत अपवाह तंत्र वाली नदी कहते हैं। राजस्थान में बहने वाली घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेंढा आदि नदियां आंतरिक अपवाह तंत्र के उदाहरण हैं। राजस्थान की प्रमुख नदियां। चंबल इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत के जनापाव से है। यह राजस्थान की सबसे लंबी एवं एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। राजस्थान में यह नदी भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। इनकी प्रमुख सहायक नदियां बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती आदि हैं। राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा इस नदी के किनारे स्थित है। बनास यह चंबल की एक प्रमुख सहायक नदी है। राजसमंद जिले में खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक है और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है। बनास, बेड़च और मेनाल
नदियों का संगम स्थल जिसे त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है, बींगोद भीलवाड़ा के पास स्थित है। टोंक व सवाई माधोपुर बनास नदी के किनारे पर स्थित है। बनास की अन्य सहायक नदियाँ कोठारी, गंभीरी, खारी, मोरेल आदि हैं। लूनी अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिलों में बहने के बाद यह नदी कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। बाड़मेर जिले के बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है। इसके बाद जल खारा हो जाता है। इसकी सहायक नदियों में जोजरी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी, गुहिया आदि हैं। माही मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत में अमरोरू नामक स्थान पर इस नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में मिलती है। बांसवाड़ा जिले में इस नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ सोम एवं जाखम है। बाणगंगा इस नदी का उद्गम जयपुर जिले में स्थित अरावली की बैराट पहाड़ी से होता है। इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में भूमिगत होकर नम भूमि का निर्माण करता है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। घग्गर इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। इस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी की सहायक माना जाता है। यह राजस्थान की आंतरिक प्रवाह वाली सबसे लंबी नदी है। राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन और पर्यटन आदि कई प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं। इन्हीं कारणों से इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। राजस्थान से संबंधित प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है। क्या आप जानते हैं, सिंचाई के उद्देश्य से प्राकृतिक जल बहाव की दिशा को परिवर्तित करने के लिए जल स्रोत में बनाए गए बांध को बैराज कहा जाता है। किसी मुख्य नहर का ऐसा हिस्सा जहां से पानी का कोई उपयोग नहीं किया जाता है उसे फीडर कहते हैं। चंबल परियोजना यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं। इनमें से एक गांधी सागर बांध है जो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। अन्य 3 बांध राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ जिले में, जवाहर सागर एवं कोटा बैराज बांध कोटा जिले में बनाए गए हैं। इस परियोजना से दोनों राज्यों को मुख्यतः जल विद्युत एवं सिंचाई की सुविधाएं मिलती हैं। माही बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा में माही नदी पर यह परियोजना स्थित है। यह राजस्थान और गुजरात राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। इससे दोनों राज्यों में सिंचाई और पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। जल विद्युत का उत्पादन भी इस परियोजना में हो रहा है। बीसलपुर परियोजना राजस्थान के टोंक जिले के टोडा रायसिंह नगर के पास बीसलपुर गांव में बनास नदी पर मुख्यतः पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना से राज्य के जयपुर, अजमेर, टोंक सहित कई अन्य क्षेत्रों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।
सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों की इस संयुक्त परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में एक नहर बनाकर लाए गए जल से बाड़मेर तथा जालौर जिलों में सिंचाई एवं पेयजल सुविधा मिलती है। इनके अतिरिक्त राज्य में विकसित अन्य नदी घाटी परियोजनाएं पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई परियोजना, डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अम्बा परियोजना, उदयपुर जिले में मानसी वाकल तथा प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजना आदि हैं। प्रमुख नहरें। गंग नहर। राजस्थान में नहरों द्वारा जलापूर्ति का कार्य स्वतंत्रता से पहले ही आरंभ हो गया था। बीकानेर के तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह जी ने पंजाब में सतलज नदी पर फिरोजपुर के निकट एक बांध बनवाया और वहां से 1927 में एक नहर बनाकर पश्चिमी राजस्थान में पानी लाया गया। यह राजस्थान की पहली नहर है। वर्तमान में इस नहर से श्री गंगानगर जिले में सिंचाई होती है। इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस नहर को बनाने का सुझाव सर्वप्रथम 1948 में बीकानेर के तत्कालीन सिंचाई इंजीनियर कंवर सेन ने दिया था। केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद 1952 ईस्वी में पंजाब में सतलज एवं ब्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज नामक बांध का काम शुरू हुआ। हरिके बैराज से हनुमानगढ़ के मसीतावली तक 204 किमी फीडर नहर है। मुख्य नहर की लंबाई 649 किमी तथा वितरिकाओं की लंबाई 8000 किमी से भी अधिक है, जिनसे लगभग 19 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। नहर का अंतिम बिंदु वर्तमान में बाड़मेर के गडरा रोड तक है। यह एशिया की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है, जिसे मरुगंगा भी कहा जाता है। यदि इस नहर को आगे बढ़ाकर गुजरात में कांडला बंदरगाह तक जोड़ दिया जाए तो इसमें छोटे जहाज़ों एवं नावों का संचालन किया जा सकता है। थार के मरुस्थल का ढाल पश्चिम में होने के कारण पूर्वी भाग में पानी लाने के लिए अब तक कई उत्थापक लिफ्ट नहरें बनाई गई। इंदिरा गांधी नहर के कारण क्षेत्र में कृषि विकास, मरुस्थल प्रसार पर रोक, सूखे एवं अकाल पर नियंत्रण, पेयजल, जल विद्युत उत्पादन, पशुधन विकास, मत्स्य पालन एवं पर्यटन विकास आदि संभव हुआ है। भरतपुर नहर। पश्चिमी यमुना नहर से इस नहर का निर्माण किया गया है। भरतपुर नहर से राजस्थान के केवल भरतपुर जिले में ही सिंचाई होती है। इन नहरों के अतिरिक्त विभिन्न छोटे बड़े बांधों, एनीकटों, तालाबों, कुओं एवं नलकूपों से भी राजस्थान में सिंचाई होती है। वर्तमान में सिंचाई के लिए फव्वारा एवं बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली का विकास हो रहा है। जल संरक्षण और प्रबंधन। साधारण अर्थ में सुरक्षित करके रखना संरक्षण कहलाता है, अर्थात संसाधनों का सावधानी पूर्वक प्रबंधन तथा रखरखाव, जिससे उसके दुरुपयोग अथवा अनावश्यक क्षति को रोका जा सके, संसाधन संरक्षण कहलाता है। जल ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिस पर न केवल मानव अपितु वनस्पति एवं संपूर्ण जीव जगत निर्भर है। वर्तमान में औद्योगिक आर्थिक वातावरण, बढ़ती उपभोगवादी संस्कृति, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि, सिंचित भूमि में लगातार वृद्धि होने के कारण जल के विदोहन में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। अतः प्रादेशिक एवं विश्व स्तर पर सभी देशों में स्वच्छ जल की मात्रा को संरक्षित करने की आवश्यकता है।
ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ जल मिल सके। जल संरक्षण के उपाय। जल संरक्षण के लिए हर नागरिक, समाज और प्रशासन को एक साथ मिलकर कदम उठाने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से जलाशयों में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट न डालना, पेयजल के स्रोतों के निकट स्नान एवं कपड़े न धोना, जल में उत्पन्न खरपतवारों को हटाना शामिल है। जल का पुनर्वितरण करना, अर्थात अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से जल को नहरों के द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पहुंचाकर जनजीवन और उद्योग के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराकर क्षेत्रीय और सामाजिक विषमता को कम किया जा सकता है। इनके साथ साथ जल संचयन, जनसंख्या नियंत्रण, सिंचाई की उन्नत विधियों के प्रयोग, वनावरण में वृद्धि, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग और जल की पुनरावृत्ति आदि प्रयत्नों से जल की कमी और अवनयन की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है।